Breathe in, breathe out. हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 10, जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर्स एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में क्या देखेंगे कि कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखने पर क्या होता है, व्हाई वी नीड डाइलेक्ट्रिक, और विदाउट डाइलेक्ट्रिक व्हाट वी कैन डू, और व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। तो हम ये चीजें देखेंगे। तो अब इस चैप्टर में, इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होते हैं, है ना। ये चीजें हम कवर करेंगे आज के डे में। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। दूसरी चीज ये कि डाइलेक्ट्रिक यूज क्यों करते हैं, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक की जरूरत क्यों पड़ी कैपेसिटर्स में, है ना। क्या काम है डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर में, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आप कॉपी पेन निकाल करके नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक की जरूरत क्यों पड़ी, देखते हैं। इससे पहले एक चीज बताओ, मान लो फोर्स बिटवीन टू कैपेसिटर्स, फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स, प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हमें फोर्स निकालना है, कितना लगता है। अरे भाई, जब चार्ज आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स तो होगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। वो कितना है वो देखते हैं पहले। तो मान लो हमारे पास, अच्छा इसका रिलेशन डाइलेक्ट्रिक से मैं भी प्रूफ कर दूंगा, इसलिए पहले ये पढ़ाना पड़ रहा है, जिससे कि मैं तुम्हें समझा सकूं अच्छे से कि डाइलेक्ट्रिक की जरूरत क्यों पड़ी हमें, है ना। तो मान लो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक ये। अच्छा, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से क्यों ले रहे हैं हर बार, क्योंकि यही कैपेसिटर जनरली यूज होते हैं और यही इकोनॉमिकली हमारे लिए अच्छे होते हैं, ठीक। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, तो इस पर चार्ज आया पॉजिटिव, इस पर चार्ज आया निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बीच में इसके, यहाँ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा अंदर, है ना। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है कैपेसिटर्स के बीच की डिस्टेंस है d। दोनों कैपेसिटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है d। तो देखो कैसे इन दोनों के बीच फोर्स कितना है, तो देखते हैं फोर्स बिटवीन प्लेट, फोर्स F क्या होता है, फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E, यही होता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक। Q तो ऐसे ही, E क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेट। कौन सी प्लेट किस पे लगा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली प्लेट इस पे लगा रही है। अच्छा, फोर्स तो सीधी सी बात है, मान लो 1 नंबर की प्लेट है, 2 नंबर की प्लेट है, जितने फोर्स से ये वाली प्लेट इसे खींचेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव या निगेटिव दोनों के बीच कैसा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो दोनों क्या काम करने की कोशिश करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। जब अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी तो ये वाली प्लेट इसे खींचने की कोशिश करेगी और ये वाली प्लेट इसे खींचने की कोशिश करेगी, सेम फोर्स से। तो हम इस प्लेट पे निकालने की कोशिश करें तो ये वाली प्लेट क्या काम करेगी, इसे खींचने की कोशिश करेगी, है ना। तो मान लो ये वाली प्लेट फोर्स लगा रही है इस पे इस तरह से F1, तो F1 फोर्स निकालते हैं। F1 इज इक्वल टू QE1 हो जाएगा, ये Q ऐसे E, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेट, एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्योंकि ये प्लेट लगा रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे, तो इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, क्योंकि ये वाली प्लेट इस पे फोर्स लगा रही है, हमें फोर्स निकालना, ना कि कैपेसिटेंस। कभी तुम वो कर दो, है ना। तो क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, ये होता है एक प्लेट के लिए, ठीक। तो फोर्स क्या हो जाएगा F, है ना, और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि होता है Q अपॉन A। तो रख दो भाई, F1 विल बी इक्वल टू Q इंटू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, या इट विल गिव्स F1 इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये मिल जाएगा हमें फोर्स। अब एक बात बताओ, इस फोर्स के फॉर्मूले से हमें क्या दिखाई दिया, इस फोर्स के फॉर्मूले से हमें क्या दिखाई दिया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज। मतलब कि जितना चार्ज बढ़ाओगे फोर्स उतना ही बढ़ेगा। अब जितना चार्ज बढ़ाओगे फोर्स क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा इन दोनों प्लेट के बीच में। अब तुम क्या चाह रहे हो, तुम मान लो इसमें चार्ज स्टोर करते जा रहे हो, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर कर रहे हो, करते रहे, इनडायरेक्टली क्या चीज बढ़ा रहे हो, फोर्स बढ़ा रहे हो। और जब फोर्स बढ़ेगा तो इस प्लेट पे चार्ज लगेगा, तो ये वाले इन दोनों प्लेट के बीच का फोर्स बढ़ता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगी, दोनों प्लेट एक दूसरे पे चिपक जाएंगी, प्यार करने लगेगी। और प्यार ने तो बड़ी बड़ी महफिलें तबाह कर दी हैं। तो ये कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर भी खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास कितने तरीके हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। हमारे पास ये 3 तरीके हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाने के, कि अगर या तो हम एरिया बढ़ा दें,
जो कि हमने मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ा दिया है, या हम डिस्टेंस मिनिमम कर दे जो कि हमने मिनिमम लिमिट तक कर दी है, या मीडियम चेंज कर दे। अब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो एरिया बढ़ा दो। मान लो हमने एरिया मैक्सिमम रख दिया कि इतना रखा जाएगा, एरिया रख दिया, उससे ज़्यादा रखेंगे तो स्पेस घिरेगा वो, जो कि इकोनॉमिकली सही नहीं है। उसके बाद हमने डिस्टेंस घटा दी, मिनिमम डिस्टेंस रख दी, इससे ज़्यादा डिस्टेंस कम करेंगे तो दोनों एक दूसरे को चिपक जाएंगे। लेकिन हम अब भी सेटिस्फाई नहीं है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अब भी सेटिस्फाई नहीं है। हम चाहते हैं कि चार्ज और स्टोर हो, कैपेसिटर और ज़्यादा चार्ज अपने अंदर स्टोर करे। तो और दो तरीके हैं। एक तरीका मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि कैपेसिटर को कंबाइन कर दो, कॉम्बिनेशन बना लो उनके, और कॉम्बिनेशन बना के धीरे धीरे चार्ज स्टोर कराते रहो। लेकिन अगर वो कॉम्बिनेशन सही नहीं लगता, हमें एक ही कैपेसिटर में चार्ज स्टोर कराना है, तो दूसरा तरीका क्या है, मीडियम चेंज कर दो। अब यहाँ जो मीडियम चेंज करना है वही मीडियम डाइलेक्ट्रिक है। इस वैक्यूम को हटा के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरना होगा, तभी जाकर के क्या हो जाएगा, ये मीडियम चेंज हो जाएगा। और मीडियम चेंज होगा तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज? क्योंकि जैसे हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक को वो डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, घटा देता है। ठीक है, तो इसी वजह से डाइलेक्ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं पहले तो ये पढ़ेंगे। कंडक्टर क्यों नहीं यूज कर सकते, डाइलेक्ट्रिक की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखते हैं सारी चीज़ें। तो भाई नोट्स लिखते रहो और बना लेना है सारी चीज़ें, है ना। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहली चीज़, टाइप ऑफ मटेरियल। हमारे पास मटेरियल कितने टाइप के, पहले ये देखते हैं हमारे पास मटेरियल कितने टाइप के हैं। टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल। नंबर फर्स्ट, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स। नंबर टू, सेमी कंडक्टर्स। नंबर थर्ड, इंसुलेटर्स। हम इन तीनों से तो पहले से ही परिचित हैं कि ये तीन मटेरियल होते हैं। कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली, सेमी कंडक्टर विच कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी बट ऑन दी सर्टेन लिमिट्स, और इंसुलेटर विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज। इन तीनों चीज़ें से तो हम पहले से ही अवगत है। तो अब तुम सोचोगे सर इन तीनों में से किसी एक चीज़ का यूज़ क्यों नहीं कर सकते कैपेसिटर में, तो वो समझते हैं पहले। मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही इंडस्ट्रियल एरिया में या इंडस्ट्रियल व्यू के हिसाब से सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये कैपेसिटर है, ये और ये, इस पर चार्ज है प्लस क्यू, इस पर चार्ज है माइनस क्यू। अब जैसे ही हमने इसके अंदर रखा क्या, एक कंडक्टर, क्या रखा, कंडक्टर रख दिया भाई हमने। अब जैसे ही कंडक्टर रखेंगे तो कंडक्टर के अंदर भी चार्ज है ऑलरेडी, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ये वाला चार्ज इस कंडक्टर के अंदर से कंडक्ट होने लगेगा। और जैसे ये चार्ज इस कंडक्टर के अंदर से कंडक्ट होगा तो चार्ज का क्या हो जाएगा, लॉस। क्योंकि हम कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करते हैं और चार्ज कंडक्टर चार्ज को कंडक्ट करने लगेगा, और जब चार्ज को कंडक्टर कंडक्ट करने लगेगा तो कंडक्टर का अपना क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, तो उसके कारण चार्ज लॉस होगा और हीट में कन्वर्ट होगा। एक तो ऑलरेडी कैपेसिटर हीट जनरेट करती है और कंडक्टर भी मिलकर के हीट जनरेट करने लगेगा, तो कैपेसिटर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो डैमेज होने का खतरा है पहले तो। दूसरी, इस कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब पूरे के पूरे बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही खत्म हो जाएगा सारा का सारा, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो खराब हो जाएगा सारा कहानी, ठीक। तो इसलिए हम कंडक्टर यूज नहीं कर सकते यहाँ। अच्छा, सेमी कंडक्टर यूज करेंगे तो सेमी कंडक्टर की भी वही कहानी है, चार्ज को कंडक्ट करेगा और क्या कर देगा, वही है ना, लॉस कर देगा, चार्ज का लॉस कर देगा, तो वो बेकार है। इसके बाद इंसुलेटर से बात सही है कि चार्ज को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब चार्ज को कंडक्ट नहीं करेगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ आकर के रुक जाएगा पॉजिटिव, तो आगे निगेटिव भेजना है ना, मैं यहाँ निगेटिव आना चाहिए ना। यहाँ निगेटिव कैसे आएगा, क्योंकि इसकी वजह से तो यहाँ निगेटिव आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ेंगे 8 चैप्टर में। इस चार्ज की वजह से यहाँ निगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू इंडक्शन, और जब तुम इंसुलेटर भर दोगे तो चार्ज ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो चार्ज को कंडक्ट तो ना करा सके लाइक इंसुलेटर, बट चार्ज को ट्रांसफर कर सके। तो हमें नए मटेरियल की खोज हुई और वो मिला हमें डाइलेक्ट्रिक। क्या मिला हमें, डाइलेक्ट्रिक। ये एक ऐसा मटेरियल है जो चार्ज को क्या कर देता है, कंडक्ट नहीं करता, ऑल्दो ट्रांसफर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कागज़ एक डाइलेक्ट्रिक है। तुम अपना पेन को रब करो और कागज़ के टुकड़ों पे लगाओ आगे को, तो क्या होगा, कागज़ के टुकड़े चिपकने लगेंगे उससे, और जब चिपकेंगे तो क्या होगा,
चार्ज ट्रांसफर किया ना कागज ने, चार्ज आया ना कागज पे इंडक्शन के कारण। मान लो चार्ज तो तुम इस पे लाए थे अपने फ्रिक्शन से, और जैसे उसके पास ले गए तो चार्ज इस कंडक्टर का, इस मार्कर का उस पर ट्रांसफर हो चुका, और जैसे ही चार्ज ट्रांसफर हुआ तो क्या हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर होते ही क्या हो जाएगा, बस उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी वजह से डाइलेक्ट्रिक भी क्या काम करते हैं, चार्ज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो इसलिए हमें डाइलेक्ट्रिक, ये चीज मतलब ये होते हैं डाइलेक्ट्रिक, पता चला। अब डाइलेक्ट्रिक को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, ये देखना चाह रहे हैं हम कि व्हाट हैपेंड व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहली चीज होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इससे पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक की ताकत, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज अ हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच डिक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मटेरियल की वो हार्ड कोर प्रॉपर्टी, हार्ड कोर मतलब जिससे वो बना हुआ है, वो हार्ड कोर प्रॉपर्टी है जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करने में सहायक हो, जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर दे। मतलब कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या चीज है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इसे के से डिनोट करते हैं और कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज ए हार्ड कोर प्रॉपर्टी, हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल which decreases इलेक्ट्रिक फील्ड। डिनोट किससे करते हैं, के से, डिनोटेड बाय के। अब डिक्रीज किस हिसाब से करता है, ये डिक्रीज किस हिसाब से करता है कि मान लो कोई मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5 और वो 10 वोल्ट पर मीटर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो डाइलेक्ट्रिक को जैसे रखेंगे उसमें तो 10/5 आ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो 2 हुआ, तो कितना डिक्रीज कर दिया, 10 से 2 पे ला दिया। तो अगर हम इसके अदर डेफिनेशन लिख लें, इन अदर हैंड और करके लिखे, तो दूसरी डेफिनेशन जो फॉर्मूला देगी तुम्हें क्या, इट इज ए रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए मीडियम। डाइलेक्ट्रिक रखने पर मतलब K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E ड्यू टू वैक्यूम, नहीं E ऑफ वैक्यूम, ऑफ आएगा ऑफ वैक्यूम अपॉन E ऑफ मीडियम। मतलब K इज इक्वल टू E नॉट, वैक्यूम को E नॉट कहते हैं, अपॉन E मीडियम। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। और किसके लिए, फॉर कंडक्टर K की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, और फॉर एयर K की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो K अगर हम एयर को डाइलेक्ट्रिक के रूप में यूज़ करते हैं तो क्योंकि चार्ज, एयर भी तो चार्ज ट्रांसफर करती है ना, तो 1 कंडक्टर तो करते हैं, कंडक्ट करने के साथ साथ ट्रांसफर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब इस डाइलेक्ट्रिक को जब हम कहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। उतारो उसे, देखो क्या रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज होगा, ये देखना है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक डाइलेक्ट्रिक रखा है, ये एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट कितना है, K। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये आया और ये चला गया इधर को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये चला गया इधर को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे चला गया इधर को, ये जा रहा है, सुन लो ना तुमको, देखो ये है ना डायरेक्ट। ठीक, अब होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ से चलता है वहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये निगेटिव 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 निगेटिव। जब निगेटिव होगा तो जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर
चार्जेस है वो किस तरह से अरेंज हो जाएंगे, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो निगेटिव वाले जो है अंदर वो पॉजिटिव की तरफ को, और जो पॉजिटिव वाले हैं वो निगेटिव वाले की तरफ को अरेंज हो जाएंगे। मतलब यहां आ जाएगा क्या, निगेटिव चार्ज, और यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ना हो जाए। मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ड्यू टू ए चार्ज ऑफ डाइलेक्ट्रिक द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूसेस। तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, ये हो जाएगा ई नॉट विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक रखने पर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया बाहर की तरफ को, इसे कह देंगे ई इंड्यूस्ड। और एक किस हिसाब से, अगर हम ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, देखो वही बात, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, है ना, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ये तो वैक्यूम वाला है। अब अगर मैं यहां लिखने की कोशिश करूं इसे ई नेट को, तो ई नेट ये हुआ, ई नॉट ये, और ई इंड्यूस ये किसके कारण है, वैक्यूम के कारण, मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक। और ये क्या चीज है, विद डाइलेक्ट्रिक, ये इंड्यूस वाला है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, विद डाइलेक्ट्रिक, है ना। अगर मैं यहां देखूं तो कितना चार्ज घटेगा, वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड घटा, डाइलेक्ट्रिक रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक टाइम घट जाता है, डाइलेक्ट्रिक रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक टाइम्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब ये जो हो जाएगा ई नॉट अपॉन के लिख सकते हैं सभी डाइलेक्ट्रिक की फॉर्मूले से, देखा ना, के इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई, तो ई इक्वल टू ई नॉट अपॉन के इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। अब अगर हमें ई इंड्यूस निकालना हो तो ई इंड्यूस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई नॉट अपॉन के, या इट विल गिव्स ई आई इज इक्वल टू ई नॉट बाहर ले लो और क्या बचेगा, 1 माइनस के 1 अपॉन के। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम इंड्यूस चार्ज निकालने की कोशिश करें, जो चार्ज इंड्यूस हुआ अंदर वो कितना होगा, तो इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, तो इंड्यूस चार्ज निकालोगे तो इंड्यूस चार्ज क्या हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू क्यू लिख दो बस, यहाँ ई प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा, क्यू इंड्यूस इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस के 1 अपॉन के। यह भैया इंड्यूस चार्ज निकालने का फॉर्मूला। एक बोर्ड में भी आया था क्वेश्चन, इंड्यूस चार्ज कैलकुलेट करो, सैंपल पेपर में दे रखा है, देख लेना। इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कहानियां हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब इस डाइलेक्ट्रिक की एक स्ट्रेंथ होती है जिसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब अगर हम बात करें इस डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे हम रख सकते हैं कि ये टूटे ना, ब्रेक ना हो, खराब ना हो। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो देखो भाई, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, चलो करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या चीज होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मान लो हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, तो मान लो हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोड्यूस किया, तो क्या होगा, मान लो इसके पास जो चार्ज है डाइलेक्ट्रिक के पास, ये जो चार्जेस हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्ज है वो क्या काम करेगा, जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ को, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव की तरफ को क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ऐसे ही कितने चार्ज होंगे इसके अंदर, करोड़ों चार्ज होंगे। अब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते रहेंगे, क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ को उतनी ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव की तरफ को उतनी ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। मतलब धीरे धीरे ये इधर की तरफ को भागने लगेगा,
और धीरे धीरे इस तरफ को भागने लगेगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता रहेगा, इन दोनों के बीच का फोर्स जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, और एक टाइम पे आकर के क्या हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से एक यहाँ बबल बनेगा, एक यहाँ, ये नेगेटिव वाला इधर, पॉजिटिव वाला इधर, और यहाँ ये नेगेटिव वाला इधर, पॉजिटिव वाला इधर, ये यहाँ, ये नेगेटिव वाला इधर, पॉजिटिव वाला इधर, और डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये कौन डिफाइन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करता है कि कोई डाइलेक्ट्रिक कब टूटेगा। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिखने की बात करें तो क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच डाइलेक्ट्रिक ब्रेक्स इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब ये एक टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसी यूनिट होगी, जो कि क्या होती है, यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होगी, न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। अब इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूज कहां पे होगा, सर्किट बनाने में यूज होता है ना, जो ये बताता है कि किसी सर्किट का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है। अच्छा, इसके बाद पहले ब्रेकडाउन वोल्टेज पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जरूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से नोट कर लेना जल्दी से, वीडियो पॉज करके। चलो, देखो बात करते हैं किसके, ब्रेकडाउन वोल्टेज की। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज इसे शॉर्ट में कहते हैं BV। अभी ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है कि कोई भी कैपेसिटर कितना मैक्सिमम पोटेंशियल क्या कर सकता है, बियर कर सकता है, वो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। मतलब एक लिमिट, उस वोल्टेज के एक लिमिट के किस लिमिट तक कोई भी कैपेसिटर कितना वोल्टेज बियर कर सकता है, वो उसका कौन सा वोल्टेज कहलाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूं, क्या होगा, द मैक्सिमम पोटेंशियल by which capacitor breaks or damage is called BV। अब मैक्सिमम पोटेंशियल कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे, कि डाइलेक्ट्रिक की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, वो बताएगा कि सर्किट का BV कितना है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है। तो अगर हम फॉर्मूला लिखें तो ब्रेकडाउन वोल्टेज BV इज डिफाइन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब वही E इंटू डी, और E क्या चीज है, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ BV के केस में। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंटू D, ये है भैया BV, ये है BV। ठीक, तो अगर मैं क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करूं BV कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी सर्किट का, तो देखो क्वेश्चन की तरफ से, क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। इसमें पूछा है फाइंड BV ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की क्या बतानी है, BV बतानी है भाई। कौन सी BV, वो वाली BV नहीं, ब्रेकडाउन वोल्टेज वाली BV। तो मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये हुआ, एक कैपेसिटर ये हुआ, इसकी कैपेसिटेंस है हमारे पास 3 माइक्रोफैराड और इसकी है 6 माइक्रोफैराड। इसकी BV दे रखी है हमें 10 वोल्ट और इसकी BV दे रखी है हमें 12 वोल्ट। हमसे पूछा बताओ इस सर्किट की BV क्या होगी, मतलब वो मैक्सिमम वोल्टेज जिस पे सर्किट फेल हो जाएगा, मतलब उससे कम ही हो, ज़्यादा ना हो। एक बार बताओ BV कौन डिसाइड करेगा, चार्ज, कितना चार्ज कोई कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। मान लो ये कैपेसिटर स्टोर करता है 10 माइक्रोकूलम चार्ज और ये कैपेसिटर स्टोर करता है 20 माइक्रोकूलम चार्ज, फॉर एग्जांपल मान लो। तो अब मुझे सर्किट में कितना चार्ज देना चाहिए, 10 या 20? 10। अगर 10 माइक्रोकूलम से कम चार्ज रखेंगे या मैक्सिमम 10 माइक्रोकूलम चार्ज देंगे तो ये भी प्रॉपर वर्किंग करता रहेगा, ये भी प्रॉपर वर्किंग करता रहेगा। अगर हमने चार्ज 10 माइक्रोकूलम से ज़्यादा दिया तो भले ये प्रॉपर वर्किंग करता रहे लेकिन ये डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसके कैपेसिटेंस कितनी है, 10 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है ना। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर कर सके। अगर इससे ज़्यादा हमने चार्ज दिया तो ये डैमेज हो जाएगा, ये चलेगा, ये भी नहीं चल पाएगा फिर तो, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो एक कैपेसिटर खराब तो दूसरा भी खराब, तीसरा भी, सारे खराब हो जाएंगे, है ना। तो कौन डिसाइड करेगा, वो मिनिमम, द मिनिमम चार्ज ऑन ए इंडिविजुअल कैपेसिटर विच डिसाइड्स द
ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो इसलिए हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है हर एक कैपेसिटर पे। तो लिखेंगे चार्ज ऑन C1, चार्ज ऑन C1, ये 1 है और ये क्या है 2 है। C1 पे चार्ज देखो, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, तो Q1 इज इक्वल टू C1 कितना है 3, V1 कितना है 10, तो कितना आएगा 30 माइक्रोकुलाम। ऐसे ही चार्ज ऑन C2 क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2 V2, तो Q2 की वैल्यू C2 कितना है भाई 6 इंटू 12, 72 72 माइक्रोकुलाम। तो कौन सा चार्ज मिनिमम है, ये वाला या ये वाला, ये, लेकिन सर्किट के लिए मैक्सिमम है क्योंकि इससे ज़्यादा चार्ज नहीं दे सकते, दिस इज अ मैक्सिमम चार्ज, है ना। तो क्या लिखेंगे, हेयर 30 माइक्रोकुलाम इज ए मैक्सिमम चार्ज विच बाई विच सर्किट वर्क प्रॉपरली। अब अगर सर्किट को वर्क प्रॉपरली कराना है तो इतना चार्ज होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम चार्ज है, तो यही चार्ज डिसाइड करेगा ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो क्या लिखेंगे, Q मैक्स इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, जो कि BV है। Q मैक्स कितना 30, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका 2 माइक्रोफैराड इंटू V, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 वोल्ट। तो ये हमारे पास सर्किट का ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ये 2 कैसा आया, दोनों सीरीज में है तो 1/3 प्लस 1/6 है ना, 2 आ जाएगा, समझ गए ना। तो ऐसे हम किसी भी सर्किट का क्या फाइंड कर सकते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। 15 इज ए ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ए सर्किट। अच्छा, और देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैपेसिटर बढ़ा देता हूं मैं यहाँ, एक कैपेसिटर और लगा दो यहाँ भाई, लो ये है, मान लो एक ये और एक ये 10 माइक्रोफैराड, ये 15 माइक्रोफैराड, इसकी BV है 10 वोल्ट और इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है 12 वोल्ट। तो हमें सर्किट की BV बतानी है ना, कंबाइंड पोटेंशियल ऑफ ए, वो कंबाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ए सर्किट। तो देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ए सर्किट ये बताना है। तो देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे बताएंगे, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जितना पोटेंशियल इसका उतना पोटेंशियल इसका होना चाहिए, तभी तो वर्किंग प्रॉपर्ली करेगा। वो तो सीरीज में चार्ज देखना होता है, लेकिन पैरेलल में क्या देखना होता है, पोटेंशियल। तो जो मिनिमम पोटेंशियल होगा वही ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा ना सर्किट का। तो यार क्योंकि अगर हम 12 वोल्टेज देंगे तो 10 वाला डैमेज हो जाएगा, तो कितना मिनिमम पोटेंशियल कौन सा सर्किट का 10, तो यही ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। तो लिखेंगे हेयर दिस इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो a breakdown voltage is the minimum potential of a individual capacitor। so BV क्या हो जाएगा 10 वोल्ट, क्योंकि 12 और 10 में छोटा कौन है, 10 ही छोटा है। तो ये हमारे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज से रिलेटेड और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड लेक्चर था, जो आई होप तुम लोगों की समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जब इस डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के बीच में रख दिया जाता है, जो कि हमारा मेन एरिया है ना, कैपेसिटर के बीच में रख दिया जाता है तो क्या इफेक्ट होता है, कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, जब पार्शियली फिल्ड हो, जब फुल्ली फिल्ड हो, और जब, चलो वो बाद में देखते हैं, है ना। तब तक के लिए ऑलवेज वेयर के मास्क।